दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है EIA एंड एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। बेसिकली किस प्रोजेक्ट्स के लिए क्यों इसी की प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस की ज़रूरत रहती है। तो EIA नोटिफिकेशन 2006 में लिस्टेड सारे प्रोजेक्ट्स जिनकी कैपेसिटी ए या बी टाइप डिसाइड की हुई है, उन्होंने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन प्रोजेक्ट्स को ए या बी टाइप में डिसाइड किया हुआ है, उन प्रोजेक्ट्स को प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होता है। ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज ऑफ लिस्टेड इन द शेड्यूल टू नोटिफिकेशन EIA 2006। दूसरा, एक्सपांसन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज लिस्टेड इन द शेड्यूल टू दिस नोटिफिकेशन with addition of capacity beyond the limits specified for the concerned sector. This is projects or activities which cross the threshold limits given in the schedule after expansion or modernization. ऐसे प्रोडक्ट जिनका एक्सपांसन या मॉडर्नाइजेशन होगा तो वो जो थ्रेशोल्ड लिमिट्स डिसाइड है उसको क्रॉस कर जाएंगे, उन प्रोजेक्ट्स को प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा। तो कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में किस तरह से प्रोजेक्ट को डिवाइड किया हुआ है, EAC और SEIA क्या है, इन्हें हम आगे की स्लाइड में समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ऑल न्यू प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ लिस्टेड इन शेड्यूल टू EIA नोटिफिकेशन 2006, उन्हें EIA प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना है। एक्सपांसन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ लिस्टेड इन शेड्यूल EIA नोटिफिकेशन 2006, उन्हें प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा। एनी चेंजेस इन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स इन एन एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, उन्हें प्रायर एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा। डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी। बेसिकली एनवायरमेंट क्लियरेंस कौन से प्रोजेक्ट को किस लेवल पे लेना है, तो 1994 EIA नोटिफिकेशन 1994 तक ऑल द प्रोजेक्ट्स जो 5 फैक्टर्स से अबव होते थे उन्हें सेंट्रल से ही एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होता था MOEF से। लेकिन EIA 2006 आने के बाद जो प्रोजेक्ट 50 हेक्टर या उससे ऊपर होंगे उन्हें EAC MOEF से सेंटर से एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा, और बिलो 50 हेक्टर के जो प्रोजेक्ट होंगे और 5 फैक्टर से अबव होंगे उन्हें स्टेट लेवल पे जो कमेटी बनी होगी SEIAA से एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना होगा, और बिलो 5 फैक्टर इक्वल टू और बिलो 5 फैक्टर जो प्रोजेक्ट होंगे उन्हें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा। तो ये एक डेलीगेशन ऑफ पावर्स है। Projects in schedule classified based on potential impacts in category A and category B1 and B2. कैटेगरी A क्लियर एट सेंट्रल लेवल MOEF पे जो कमेटी सेंट्रल लेवल पे जो कमेटी बनेगी EAC एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के सामने कैटेगरी A टाइप के प्रोजेक्ट को उनके सामने प्रोजेक्ट प्रेजेंट होना होगा और वहाँ से EC मिलेगा। और कैटेगरी B1 और B2 को स्टेट लेवल SEIA या SEAC जो कमेटी होगी वहाँ से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलेगा। डेवलपमेंटल एक्टिविटी, अब इस प्रोसेस को इस तरह से समझ सकते हैं कि कैटेगरी A सीधा EC के लिए MOEF जाएगा, और कैटेगरी जो B होगी उसे B1 और B2 में डिवाइड किया हुआ है। B1 के जो प्रोजेक्ट होंगे अगर वो भी जनरल कंडीशन में आ रहे हैं, जो ग्रेटर देन 25 हेक्टेयर होंगे और जनरल कंडीशन में आ रहे हैं, वो भी उन्हें भी इसी के लिए MOEF जाना होगा। अदरवाइज बाकी को SEIAA जो स्टेट लेवल पे कमेटी है वहाँ से मिलेगा। और कैटेगरी B2 के जो प्रोजेक्ट है जो कि 5 फैक्टर के इक्वल या उससे कम है वो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्हें डायरेक्ट ही इसी मिल जाएगा। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, व्हाट इज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट और एक्टिविटी का एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ और वेलफेयर पर
जो इफ़ेक्ट पड़ता है उसको आइडेंटिफिकेशन करने की प्रोसेस और उसके मेजर्स और मीन्स के इम्पैक्ट को कम करने और उसको मॉनिटर करने की जो प्रोसेस है उसे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कहेंगे। अ फॉर्मल प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाई likely effect of activity or project on the environment and on human health and welfare, means and measures to mitigate and monitor these impacts। शॉर्ट में इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि EIA क्या है। एनवायरनमेंट इज ब्रॉडली इंटरप्रेटेड फिजिकली, बायोलॉजिकल एंड सोशल। In EIA, the term impact is used instead of effects of activities. What is an impact? What is an impact? The impact of an activity is a change from the baseline situation that is caused by the activity. Activity या प्रोजेक्ट जो लगा है उसके वजह से जो बेसलाइन सिचुएशन थी उनमें क्या क्या चेंजेस आ गए या आएंगे उसे इम्पैक्ट कहेंगे। टू मेजर्स एन इम्पैक्ट वी मस्ट नो व्हाट द बेसलाइन सिचुएशन इज़। इम्पैक्ट क्या आएंगे या इम्पैक्ट को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें बेसलाइन सिचुएशन क्या थी वो पता होना चाहिए। द बेसलाइन सिचुएशन इज़ द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल सिचुएशन बिफोर द प्रोजेक्ट। जो प्रोजेक्ट लगने के पहले की नहीं लगा है उससे पहले की सिचुएशन है उसे एनवायरमेंटल सिचुएशन को उस एनवायरमेंटल सिचुएशन को ही बेसलाइन सिचुएशन कहेंगे। The baseline situation is the existing environmental situation or condition in the absence of the activity. The baseline situation is a key concept in EIA. In characterizing the baseline situation, many environmental components may be of interest. Major जो environmental components कौन से environmental components होंगे जिसके बेस पे baseline situation को मेजर किया जाएगा या कैरेक्टराइज किया जाएगा। वाटर, सॉइल्स, फोना, एनवायरमेंट हेल्थ, फ्लोरा, स्पेशल इकोसिस्टम। वाटर, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, इस बेस पे वाटर की स्टडी की जाएगी। सॉइल्स, इरोजन, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, फॉलो पीरियड्स, सैलिनिटी, न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशंस, इस बेस पे सॉइल की स्टडी की जाएगी। फोना, पॉपुलेशन, हैबिटेट, एनवायरमेंट हेल्थ, डिजीज वेक्टर्स, पैथोजेंस, फ्लोरा, कंपोजिशन एंड डेंसिटी ऑफ न्यूट्रल वेजिटेशन, प्रोडक्टिविटी, की स्पीसीज, स्पेशल इकोसिस्टम, की स्पीसीज। नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस की इंडिया में प्रोसेस क्या है। तो अभी तक के जो नोटिफिकेशंस थे तो 1994 पे बेस पे पहले EIA एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिलता था। फिर 2006 यही नोटिफिकेशन 2006 आया, उसमें अमेंडमेंट 2009 में अमेंडमेंट आया और 2013 में अमेंडमेंट आया, 14 में आया। तो आज पूरी प्रोसेस एनवायरनमेंट क्लियरेंस की क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली स्टेज इन प्रायर एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रोसेस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है। स्टेज फर्स्ट स्क्रीनिंग, स्टेज सेकेंड स्कोपिंग, स्टेज थर्ड पब्लिक कंसल्टेशन, स्टेज फोर्थ अप्रेजल। द एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी एट द सेंट्रल गवर्नमेंट कॉल्ड EAC, SEAC at the state level and DAC at the district level shall screen, scope and appraise projects or activity in category A, B1, B2 and B2 respectively. B2 projects for mining of minor minerals of leach area less than equal to 5 hectares. इन्हें respectively EAC, SEAC and DAC पे डेलीगेट किया हुआ है। स्टेज इन प्रायर एनवायरनमेंट क्लियरेंस प्रोसेस। स्टेज फर्स्ट इज स्क्रीनिंग। बेसिकली स्क्रीनिंग B1 जो फॉर्म फर्स्ट और प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब सबमिट करते हैं तो उसमें जो B1 के बी टाइप प्रोजेक्ट होंगे उसमें B1 और B2 कैटेगराइज रहता है। तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे B1 और B2 में स्क्रीनिंग करना होता है। जो मोर अबाउ 5 हेक्टेयर टू 50 हेक्टेयर प्रोजेक्ट रहेंगे वो
B1 में आएंगे और इक्वल टू एंड लेस देन 5 हेक्टेयर प्रोजेक्ट B2 में जाएंगे। तो इस लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स की स्क्रीनिंग होगी वो फर्स्ट स्टेज है। इन केस ऑफ कैटेगरी बी प्रोजेक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ SCSC एज कैटेगरी B1 और B2 नॉट एप्लीकेबल फॉर कैटेगरी A। Stage 2 Scoping. Scoping refers to the process by which the EAC in case of category A projects and activities and SEAC in case of project B1 and activities determine detailed and comprehensive terms of reference addressing all relevant environmental concerns for the preparation of an environment impact assessment EIA report in respect of the project or activity for which prior environment clearance is sought. कैटेगरी A के लिए EAC और कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट के लिए SEAC टर्म ऑफ रेफरेंस इश्यू करेगी जो उस प्रोजेक्ट से रिलेवेंट सारे पॉइंट को कि एक तरह से कंडीशंस उसमें सारे पॉइंट्स को कंडीशंस या कंप्लायंस को उसमें बताएगी, डिस्प्ले करेगी, जिसके बेस पे फर्दर EIA रिपोर्ट बनती है। डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म ऑफ रेफरेंस फॉर EIA फॉर कैटेगरी A एंड फॉर कैटेगरी B1 प्रोजेक्ट। द टर्म ऑफ रेफरेंस शैल बी conveyed to the applicant by the expert appraisal committee or state level expert appraisal committee within 60 days of the receipt of form first और pre-feasibility report सबमिट होने के 60 डेज के अंदर टर्म ऑफ रेफरेंस इशू करेगी। थर्ड पॉइंट है पब्लिक कंसल्टेशन। Public consultation refer to the process by which the concern of local affected person and others who have plausible stake in the environment impact of the project or activity are ascertained with a view to taking into account all the material concern in the project or activity design as appropriate. All category A and category B1 project or activities shall undertake public consultants except the followings. Basically public consultants जो प्रोजेक्ट्स A और B1 में जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं और जिस एरिया में वो प्रोजेक्ट लगेगा वहाँ जो लोकल पीपल उससे अफेक्ट होंगे, लोकल पर्सन जो अफेक्ट होंगे उनके बीच में अपने प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करना होता है पब्लिक कंसल्टेंट के थ्रू, पब्लिक कंसल्टेशन के थ्रू। और जो भी उस प्रोजेक्ट से रिलेवेंट जो पॉइंट होंगे वो उनके सामने पब्लिक कंसल्टेंट्स के थ्रू उस प्लेटफॉर्म पे समझाने होंगे और वहाँ जो पब्लिक के ओपिनियन वहाँ से बाहर आएगी उन पॉइंट्स को नोट करना होता है, रिटर्न उस डेटा को रिकॉर्ड करना होता है, उस डेटा को राइट डाउन करना होता है और सारे पॉइंट्स को पॉइंट वाइज पॉइंट सारी ओपिनियन उनकी समस्याएं उनको राइट डाउन करके एक रिकॉर्ड तैयार करना होता है। डेट्स कॉल्ड अ पब्लिक कंसल्टेशन। जो प्रोजेक्ट पब्लिक कंसल्टेशन से बाहर रखे गए हैं उनमें इरिगेशन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में या इंडस्ट्रियल पार्क्स में जो प्रोजेक्ट लगेंगे उन्हें इससे बाहर रखा गया है। एक्सपांस ऑफ आवर रोड्स एंड हाईवेज which do not involve any further acquisition of land उन्हें इससे बाहर रखा गया है। ऑल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस प्रोजेक्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड टाउनशिप्स इन्हें बाहर रखा गया है। ऑल कैटेगरी B2 प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी B2 लेवल के प्रोजेक्ट्स को पब्लिक कंसल्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑल प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटी कंसर्निंग नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी और इन्वॉल्विंग अदर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस एज डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जिन्हें एग्जम्पशन दिया हुआ है वो प्रोजेक्ट्स को पब्लिक कंसल्टेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसल्टेशन दो उसके मेन
कंपोनेंट्स है। पहला पब्लिक हियरिंग, तो वो जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो एरिया रहेगा उसमें पब्लिक हियरिंग स्टेज पे हमें पब्लिक हियरिंग दो कंपोनेंट्स में पब्लिक कंसल्टेंस होगा। पहला पब्लिक हियरिंग, दूसरा उसके पब्लिक हियरिंग के पॉइंट्स को रिकॉर्ड करना और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बनाना। पब्लिक हियरिंग बेसिकली उस प्रॉक्सिमिटी, उस प्रीमाइस में जहाँ प्रोजेक्ट लगना है वहाँ बाकायदा एक सभा के तौर पे एक सभा आयोजित की जाएगी, जहाँ पूरे आस सराउंडिंग विलेजेस के पब्लिक आके वहाँ अपने पॉइंट रखेगी। ये पूरी प्रोसेस डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या तहसीलदार, जो उस स्टेट या उस तहसील का जो तहसीलदार लेवल का जो अधिकारी होगा उसके, और जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो स्टेट का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लग रहा है उसका अथॉरिटी, और जो पूरी आसपास के सराउंडिंग विलेजेस रहेगी उनके बीच में संवाद होगा, और वो संवाद को, समस्याओं को, ओपिनियन को रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा पॉइंट, तो दो पॉइंट हो गए, पब्लिक हियरिंग और दूसरा उसकी पूरी हियरिंग के पॉइंट को राइट डाउन करना और एक रिकॉर्ड बनाना। द पब्लिक हियरिंग एट और इन क्लोजली प्रॉक्सिमिटी टू द साइट इन ऑल केसेस शैल बी conducted by the State Pollution Control Board or the Union Territory Pollution Control Committee concerned in the specified manner and forward the proceeding to the regulatory authority concerned within 45 days of a request to the effect from the applicant। पब्लिक हियरिंग होने के एप्लीकेंट के द्वारा एप्लीकेशन देने पर 45 डे के अंदर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को पब्लिक हियरिंग इस्टेब्लिश करनी है, पब्लिक हियरिंग करानी है और उस पब्लिक हियरिंग के आउटकम निकलवाने हैं उनके, जिसके बेस पे आगे EIA रिपोर्ट बनेगी। स्टेज 4 है अप्रेजल। अप्रेजल मीन्स द डिटेल्ड स्क्रूटनी बाय द एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ऑफ द एप्लीकेशन एंड other documents like the final EIA report, outcome of the public consultations including public hearing proceedings submitted by the applicant to the regulatory authority concerned for grant of environment clearance. The appraisal of an applicant shall be completed by the expert appraisal committee or state level expert appraisal committee concerned within 60 days of the receipt of the final EIA report and other documents or the receipt of Form 1st and Form 1st A, where public consultation is not necessary and the recommendation of the expert appraisal committee or state level expert appraisal committee shall be placed before the competent authority for the final decision within the next 15 days. In short, we can understand here, यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं कि पूरी प्रोसीजर को इन शॉर्ट में कैसे ये प्रोसीजर चलता है। सबसे पहले फॉर्म फर्स्ट और PFR रिपोर्ट। फॉर्म फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म है और PFR रिपोर्ट, प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, EAC के सामने प्रेजेंट की जाती है या SEAIA के सामने प्रेजेंट की जाती है। EAC टोर प्रोवाइड कराता है, टोर इशू करता है विद इन 60 डेज़ में। 60 डेज़ में जो टोर हमें इशू हुआ उसके बेस पे ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है और ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट को SPCB को, या अगर यूनियन टेरिटरी में पड़ रहा है तो UTPCC को सबमिट करके उनसे एक एप्लीकेशन दी जाती है पब्लिक हियरिंग कराने के लिए। वो एप्लीकेशन के 45 डे के अंदर उन्हें पब्लिक हियरिंग करानी होती है। पब्लिक हियरिंग का जो आउटकम आता है, जो आउटकम निकलता है उसको राइट डाउन किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बेस पे फाइनल EIA रिपोर्ट या EMPA रिपोर्ट बनती है
और फाइनल EIA रिपोर्ट में टोर के जो रिलेवेंट पॉइंट होते हैं उनको भी इंक्लूड किया जाता है। फाइनल EIA रिपोर्ट और पब्लिक हियरिंग के जो आउटकम है उन्हें सबमिट किया जाता है EAC को, और EAC 60 डेज़ के अंदर उस पर अपना पूरा स्टडी करता है, और 45 डे के अंदर EAC अपना नेक्स्ट 45 डे में EAC अपना डिसीजन देता है। इसी प्रोसेस को आगे और इस चार्ट से समझा जा सकता है। टाइमलाइन क्या है इस पूरे प्रोसेस की? तो स्क्रीनिंग के लिए जब हमारा प्रोजेक्ट जाता है, जब हमने एप्लीकेशन लगाई विथ PFR रिपोर्ट, तो नेक्स्ट 60 डे में स्कोपिंग होने के बाद स्कोपिंग हो जाएगी नेक्स्ट 60 डे में। देन पब्लिक कंसल्टेंसी 45 डे में करानी है। देन अप्रेजल एंड EC ग्रांटिंग की प्रोसेस 105 डे के डे रहेंगे। तो टोटल 60 + 45 + 105 = 210 डेज़ में EC ग्रांट करनी है। अभी जो ड्राफ्ट EIA नोटिफिकेशन के लिए या नोटिफाई होने वाला है, अवेटेड है, उसमें जो कुछ पॉइंट हाईलाइटेड पॉइंट है उसकी एक टेबल है। कोई मॉडर्नाइजेशन, कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मॉडर्नाइजेशन होगा जिसमें इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, कोई भी तरह का प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीजिंग नहीं है, तो वो सीधा EC क्लियरेंस के लिए फॉर्म 2 सबमिट होते हैं। EC क्लियरेंस देना, उसमें पब्लिक हियरिंग भी नहीं होगी। स्कोपिंग या अप्रेजल कमेटी को कुछ टाइम नहीं लेगी और सीधा उसे EC मिल जाएगा। अगर 10% तक उसमें इंक्रीजिंग हो रहा है प्रोडक्शन, तो फॉर्म 2 में एप्लीकेशन देनी है। उसमें स्कोपिंग की ज़रूरत नहीं है, EIA रिपोर्ट रिवाइज नहीं करनी है, EMP रिपोर्ट बनेगी, और अप्रेजल कमेटी के पास भी उसमें नहीं रुकेगा, और कोई पब्लिक कंसल्टेशन या पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर 10% से लेके 25% तक इंक्रीज़ हो रहा है प्रोडक्शन, तो फॉर्म 2 में उसको एप्लीकेशन देनी है। स्कोपिंग EIA रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, EMP उसे बनाना होगा, और अप्रेजल कमेटी की उसमें इनपुट रहेगा, और देन EC इशू हो जाएगा। किसी तरह की पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी। 25% से लेके 50% तक अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो फॉर्म 2 में अप्लाई करना है। स्कोपिंग की ज़रूरत नहीं है। EIA रिपोर्ट बनेगी, उसकी EMP रिपोर्ट भी बनेगी, अप्रेजल कमेटी उस पर अपने इनपुट देगी, और EC जनरेट हो जाएगी। पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं है। मोर देन 50% के लिए अगर कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है तो फॉर्म 1 में अप्लाई करना होगा। उसमें स्कोपिंग होगा प्रोजेक्ट का, EIA रिपोर्ट बनेगी, EMP रिपोर्ट बनेगी, अप्रेजल कमेटी अपना टाइम लेगी, देन पब्लिक कंसल्टेशन पब्लिक हियरिंग भी होगी। ये ड्राफ्ट 2020 से अवेटेड है नोटिफिकेशन के लिए। कुछ क्वेश्चनरीज है, उन्हें
हम अगर यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन विद एप्लीकेशन फॉर प्रायर एनवायरनमेंट क्लियरेंस, तो फॉर प्रोजेक्ट अदर देन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर्म फर्स्ट एंड प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फॉर प्रोजेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड टाउनशिप एरिया सिर्फ फॉर्म फर्स्ट ए और कंसेप्चुअल प्लान. Who can do the correspondence with the MOEF, SEAC? All correspondence with the authority including submission of application for TOR, environment clearance, subsequent clarifications, participation in the EAC meeting on behalf of the project proponent shall be made by the authorized signatory only. In the absence of the authorized representative, the proposal will not be considered by the EAC. Can the PP inform MOEF through email about the submission of TOR EC application? Yes, the project proponents could parallelly send a scanned copy of the forwarding letter of their environment clearance application by email to the member secretary of the respective sector expert appraisal committee, also to the concerned advisor and section officer for their information to enable the ministry to keep a track of the proposal in the pipeline. The email addresses of various officers of impact assessment divisions are already given to the website of the ministry. Source: MOEF circular dated 4th September 2009. What type of activity can be undertaken without prior AC? No activity including civil construction can be undertaken without obtaining prior AC except fencing of the site to protect it from getting encroached and construction of temporary shed for the guards. Increase of any projects where TORs have been prescribed for undertaking detailed EIA study and where construction activities started, the TORs may be suspended, withdrawn. In addition, initiating penal action. Source: MOEF Office Memorandum dated 19 August 2010. What are the documents MOEF shall display on website? Summary of draft EIA report for category A project. Term of reference approved by EAC. Recommendation of EAC approval rejection by MOEF. MOEF's Office Memorandum issued on 22nd March 2010 categorically specifies that from 1st April 2010 onwards, the approved TOR is valid for a period of 2 years for submission of EIA EMP report. It will be further extended for 1 year based on proper justification and approval of EAC, SEAC. Therefore, total validity of TOR is 3 years after the approved TOR is deemed invalid. Primary data should not be older than 3 years. Name of proponent plus name of consultant should be mentioned EAC, SEAC meeting while prescribed term of reference and EC letter. In case of change of consultant, PP must inform to MOEF, SEIC, SEAC immediately. Source: Office Memorandum dated 17th March 2013. Thank you. Hope you will like this. If you like, please subscribe my channel for further important informations. Okay, bye.